नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। मामला है महादेव सट्टा ऐप का, जहां 508 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी लेने का आरोप लगा। बीते 4 मार्च को ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज की, उस पर जो जांच आगे बढ़ी है और जिस तरह से कड़ियों को जोड़ा गया है, उसके बाद अब बारी है बड़ी गिरफ्तारियों की। वैसे अपने गलत कारनामों के लिए इन दिनों भूपेश बघेल खासे चर्चा में बने हुए हैं। 26 अप्रैल को राजनांदगांव में लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां से भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और एक खबर शाम होते होते तक तमाम न्यूज़ पोर्टल और अन्य एजेंसियों की सुर्खियां बनने लगी कि भूपेश बघेल के साथ धक्का मुक्की हुई। उस धक्का मुक्की वाली बात को हम पहले समझेंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां चल क्या रहा था और क्या वाकई भूपेश बघेल के साथ धक्का मुक्की हुई या वो कानून का उल्लंघन कर मतदान केंद्र के भीतर भिलाई दुर्ग से बुलवाए हुए अपने आदमियों को जबरदस्ती मतदान केंद्र में ले जाना चाह रहे थे। सब कुछ तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसे कलंक की तरह है जो दुर्ग भिलाई से निकलकर देश के कई अन्य स्थानों पर अपना पैर जमा चुका है। बहुत बड़ी संख्या में खासकर युवा इसकी जद में आते जा रहे हैं और इसी महादेव सट्टा ऐप को पुष्पित पल्लवित होने का मौका मिला पुरानी भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि उन्हीं के कार्यकाल में महादेव सट्टा ऐप का जन्म हुआ। एएसआई वर्मा ने जो 62 करोड़ रुपए बांटे, उसे लेकर भूपेश बघेल के अधिकृत राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके अधिकृत ओएसडी मनीष बंसोर और आशीष वर्मा के घर बीते साल अगस्त में छापेमारी हुई। ईडी ने उस वक्त उन्हें पूछताछ कर छोड़ दिया था। कड़ियों से जब कड़ियां जोड़ी जा रही है, इसे लेकर जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद हमने राष्ट्रभोज में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ खबरें चलाई। कुछ दिन पहले हमने आशंका प्रकट की थी जब एफआईआर दर्ज हुई है तो कार्रवाई भी होगी। आज हमारी उसी खबर पर मुहर लगा दी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। मैं आपको नवभारत अखबार का ये प्रथम पृष्ठ दिखा रहा हूं। पहले पन्ने पर एक खबर छपी है, महादेव ऐप में भूपेश का जेल जाना तय। साय विष्णुदेव साय ने ये बातें बिलासपुर के मस्तूरी में कही है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने और भी कुछ कहा। साफ तौर पर भूपेश बघेल का नाम लेकर उन्हें घपले घोटालों का मास्टरमाइंड बताते हुए विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। यहाँ के जो मुखिया रईस भूपेश बघेल, आज ओकर ऊपर में भी एफआईआर हुई से आपला मालूम है। महादेव सट्टा ऐप उमें 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेहे के आरोप और एफआईआर हुई से भूपेश बघेल के ऊपर में। एक दुर्भाग्य के बात हमारे छत्तीसगढ़ के लिए का हो सकता। ऐसे में बात उठती है, क्या भूपेश बघेल भी जेल जाने को तैयार हैं? उन्होंने क्या अपनी मानसिकता बना ली है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, भूपेश बघेल ने भी जेल जाने की मानसिकता बना ली है। दैनिक भास्कर को दिए हुए एक इंटरव्यू में भूपेश बघेल साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपको दैनिक भास्कर में छपी हुई खबर भी दिखा रहा हूं, जहां उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि मैं जेल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है। भूपेश बघेल 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी जेल गए थे।
तब मामला फर्जी सेक्स सीडी का था। भूपेश बघेल उनके साथियों ने सहानुभूति के लिए बहुत कुछ किया। जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी की गई, जिस तरह से जमानत नहीं लेने की रणनीति बनाई गई, उसका उन्हें फायदा भी मिला। लेकिन तब और अब में बहुत कुछ बदल चुका है। एन चुनाव के समय केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल में डाल दिया गया था। भूपेश बघेल सोच रहे होंगे कि चुनाव के दौरान कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये उनकी गलतफहमी होगी, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार लगातार अपने मजबूत निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, न कोई समय होता है, न कोई तारीख होती है, बस तय कर लिया जाता है और गिरफ्तारी हो जाती है। अब की जनता काफी समझदार हो चुकी है। कोई सहानुभूति केजरीवाल को नहीं मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार बताकर जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया था, आज वो जेल में हैं। उन्हें देश की किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिल रही है। उनके साथी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब वो मंत्री नहीं हैं। लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल को पद का कैसा मोह है, वो पूरी दुनिया देख रही है। आज विषय ये नहीं है, विषय भूपेश बघेल का है। भूपेश बघेल जिस तरह से धीरे धीरे कहीं ज़्यादा बैकफुट पर आते जा रहे हैं, उनके अपने ही साफ तौर पर उन्हें आंखें दिखाते हुए उन पर जो तोहमत लगा रहे हैं, वो कोई सामान्य बात नहीं है। पिछले कुछ ही दिनों में एक एक कर कांग्रेस के करीब 30,000 कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले चुके हैं। कई पुराने मंत्री, पुराने सांसद, पुराने विधायकों के अलावा तमाम ऐसे अन्य कांग्रेस के पुराने जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। कई जाने पहचाने चेहरे हैं जो साफ तौर पर भूपेश बघेल को ही आरोपी बता रहे हैं। जिस तरह का माहौल छत्तीसगढ़ में खासकर कांग्रेस के विरुद्ध तैयार हो रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है, घपले घोटालों के आरोपों से परेशान होने के अलावा पीएम मोदी की जो छवि है, इसके अलावा जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मिले हुए न्योते को ठुकराने के बाद जो स्थिति उपजी है, इससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस को ठुकराने के बाद कैमरे में आकर स्वीकार भी कर रहे हैं। कुछ तो खुल के बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खासकर भूपेश बघेल किस तरह से घपले घोटालों में संलिप्त रहे। ऐसी दागदार छवि के बाद अब बारी है भूपेश बघेल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की, जिसे लेकर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान वैसे तो कई घपले घोटाले हुए, लेकिन सीजीपीएससी की मेरिट सूची में जो घपला हुआ, जिस तरह से चेयरमैन ने अपने पुत्र और पुत्र वधू के अलावा अपने तमाम 5 रिश्तेदारों को इस मेरिट सूची में शामिल करवाया, कांग्रेस के कई तमाम नेता और अधिकारियों के बेटा बेटी और रिश्तेदारों को जिस तरह से मेरिट सूची में शामिल करवा कर छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के अरमानों का गला घोटा गया, जो बरसों बरस तक मेहनत करते रहे, तपस्या करते रहे, बावजूद इसके साफ तौर पर चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने जो कृत्य किया, पूरी दुनिया ने देखा। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक ही दिन में 2 नोटिफिकेशन जारी हुए। दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ बीरनपुर में हुए भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की जांच का नोटिफिकेशन। इसे लेकर आज एफआईआर दर्ज हो गई है। पुरानी वाली एफआईआर में नामजद 12 आरोपियों के विरुद्ध सीबीआई की ओर से अलग से एफआईआर दर्ज हो गई है। जब जब बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की चर्चा होती है, तो उस समय की सरकार की भूमिका की भी चर्चा होना स्वाभाविक है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री रहे, उनके अलावा स्थानीय विधायक और मंत्री रविंद्र चौबे ये पीड़ित परिवार के यहाँ मिलने नहीं गए, एक बार भी सहानुभूति के लिए खुद की उपस्थिति नहीं दर्ज करवा सके। ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठ रहा है। विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा गरमाया था। तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदूवादी जनता ने बम्पर वोटिंग की। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि इन दोनों ही मामलों में सीधे तौर पर भूपेश बघेल की संलिप्तता नजर नहीं आती, लेकिन प्रदेश के उस समय वो मुखिया थे, तो जाहिर तौर पर वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वैसे कई मौकों पर मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने बेहद संदिग्ध आचरण दिखाए थे, चाहे वो मामला कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान का हो, चाहे बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या का हो। ये मामले तो तब के हैं
हैं जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद भी उनकी उस समय की तुष्टीकरण की गलत नीतियों के कारण बाद में भी साधराम यादव की कवर्धा में हत्या हो गई। ऐसे मामलों पर मौजूदा गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, उनके शब्दों पर आपको गौर करना चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, बीरनपुर में जो घटना हुई थी, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। भूपेश बघेल के विरुद्ध एक्सटॉर्शन मनी लेने के जो गंभीर आरोप लगे हैं, 508 करोड़ का मामला है। इस मामले में जो शुभम सोनी का पुराना वीडियो सामने आया था, उसमें उसने साफ तौर पर बघेल और बिट्टू भैया का नाम लिया था। ये बिट्टू भैया कौन है और क्या कुछ शुभम सोनी कह रहे थे, चंद सेकंड में उस पुराने वीडियो की उस क्लिप पर आपको गौर करना चाहिए। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टरबेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। साथ ही यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर महादेव सट्टा के बारे में भूपेश बघेल की भूमिका पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो बातें कही थी, जो बीज बोया था, वो बीज अब पौधा बनते जा रहा है। उसके बाद जिस तरह से वो पौधा आकार लेते जा रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के विरुद्ध गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटकते हुए नजर आ रही है। जब उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है तो जवाबदेही भी उनकी बनती है कि वो खुद को बेदाग साबित कर सकें। वैसे मामला एक नहीं है, उनके करीबी मंत्री अधिकारी जेल में हैं, जमानत नहीं मिल रही है। मामला कोल स्कैम का है, शराब घोटाले में भी उनके करीबी जेल में हैं। अब बारी CGPSC के मेरिट घोटाले सूची की है, यहाँ भी गिरफ्तारियां होगी। महादेव सट्टा मामले में भी आज अब गिरफ्तारी तक पहुंच की रहेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे थे। इस पर आपको गौर करना चाहिए कि आखिर कैसे लुटेरे और घपलेबाज हमारे रहनुमा बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा, सच्चाई को समझना होगा कि कौन सी विचारधारा देश और समाज को बर्बाद कर रही है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना हमेशा की तरह बुरे लोगों का राजनीति में कब्जा रहेगा और यहाँ अच्छे लोगों को यह कहने का हक भी नहीं होगा कि राजनीति बुरी होती है। वैसे हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।